नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ओम भारत में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 ब्राह्मण साम्राज्य इतिहास का। और दोस्तों बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मैं उसको टिक कर दूंगा और उसको आपको याद रखना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसे भी पढ़ते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। देखिए ये कौन सा वंश का नींव डालेगा? शुंग वंश का। ठीक है, कौन डालेगा? पुष्यमित्र शुंग। बहुत लोग पुष्यमित्र शुंग को पुष्यभूति वंश से संबंधित मान लेते हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि पुष्यमित्र जो शुंग है वो शुंग वंश की नींव डाले थे, जो कि ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। देखिए दो राजधानी स्थापित करेंगे। एक पहला राजधानी स्थापित करेंगे विदिशा में। ठीक है, तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? विदिशा में, जो कि अभी एमपी में है। इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। ठीक है, तो मीनांडर को किसने पराजित किया दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया। देखिए इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और कौन सा पंडित कौन थे? तो पतंजलि थे। ठीक है, आगे है दोस्तों, भरहुत का स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना कर दी। तो देखिए अगला वंश स्थापित होगा शुंग के बाद कण्व वंश स्टार्ट होगा। ठीक है, कण्व वंश, और कण्व वंश का संस्थापक कौन होगा? तो कण्व वंश का संस्थापक होगा वासुदेव, और जो शुंग वंश था उसका कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक है वो राजा सुशर्मा होंगे। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। और जो शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। ठीक है, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। देखिए ये सिमुक है, तो सबसे पहले शुंग के बाद सातवाहन, माफ कीजिएगा, शुंग के बाद जो है वो है कण्व वंश। तो शुंग कण्व, उसके बाद सातवाहन, स। तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को आंध्र भोज भी बोलते हैं, आंध्र भोज नहीं, और इसको आंध्र वंश भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सातवाहन है, इसको आंध्र वंश भी बोलते हैं। और शासकों ने अपने राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, ये जो प्रतिष्ठान है, इन्होंने सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? प्रतिष्ठान। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सतकर्णी थे। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया। देखिए ये जो सतकर्णी है ये क्या किए? 2 ठो अश्वमेध यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ करवाए। तो एक पुष्यमित्र शुंग को याद रखेंगे, वो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब 2 अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ 1 राजसूय यज्ञ जो करवाए वो कौन थे? सतकर्णी थे। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। तो इसके समय में 2 साहित्यकार थे, एक हाल और एक गुणाढ्य। ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। हाल ने गाथा सप्तशती, जो हाल थे इन्होंने गाथा सप्तशती लिखा, और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। और गुणाढ्य ने क्या किया? बृहत कथा नामक कथा पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो याद रखेंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सातवाहनों के समय में प्रसिद्ध 2 साहित्यकार थे, हाल और गुणाढ्य। जो हाल थे उन्होंने गाथा सप्तशती लिखा और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअल में इस समय में बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तो सोना का सिक्का तो जारी नहीं किया, तो आप देख सकते हैं सोना आपको कहीं नहीं मिलेगा। चांदी का सिक्का इन्होंने जारी किया, तांबा का किया, सीसा का किया, पोटीन का किया और कांसे का किया। ठीक है, टीन नहीं दिख रहा तो टीन भी था इसमें। ठीक है, तांबा, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, कांसा और टीन, सबका ये लोग प्रचलन करवाए थे। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही प्रथम किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में है दोस्तों यही है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ कौन किया था? सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, सातवाहनों की भाषा क्या थी?
प्राकृत थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। देखिए अशोक के समय से आप देख रहे हैं कि भारत में जो लिखी जाती थी लिपि वो ब्राह्मी थी। ठीक है। प्राकृत का मतलब वो होता है दोस्तों कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सा भाषा बोला जाता है। जैसे अब बंगाल चल जाइए, अभी बंगाली बोलेंगे, बिहार चल जाइए मैथिली बोलेगा, मगही बोलेगा, भोजपुरी बोलेगा आदमी। ठीक है। झारखंड चले जाइए संथाली बोलेगा, उड़ाव बोलेगा, ये बोलेगा। अब छत्तीसगढ़ चल जाए छत्तीसगढ़िया बोलिएगा, यूपी चल जाइए अवधी बोलेगा, बहुत सारा भाषा बोलेगा। तो इस प्रकार से जो हर क्षेत्र का अलग अलग भाषा उसको प्राकृत भाषा बोलते हैं। ठीक है। लेकिन उस सबको लिखने के लिए एक ही लिपि था उस समय, वो क्या था, ब्राह्मी लिपि था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सातवाहनों की जो समाज था उसको मातृसत्तात्मक माना जाता है। ठीक है। था या नहीं था ये तो अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतिहासकार इसको मानते हैं। आगे जो है दोस्तों, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ जो है कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है वो है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। ठीक है। सतकर्णी एवं अन्य सभी शासक क्या कहलाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग का जो है ये जो 3 वंश जो हमने पढ़ा दोस्तों, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, इसका इतिहास खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। जय हिंद।